तो क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल का मुकाबला नरेंद्र मोदी से होगा? पिछले 48 घंटों में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात को इतनी बार दोहराया है कि क्या ही कहें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर कल सीबीआई का छापा पड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता हर मंच पर कथित घोटाले की बात कम और 2024 में मोदी से टक्कर की बात ज्यादा कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या 2024 में आप वर्सेस बीजेपी सिर्फ केजरीवाल का एक हसीन सपना है या इसका कोई जमीनी आधार भी है? देखिए हमारी इनसाइड स्टोरी। तीन चार दिन के अंदर हो सकता है, आज कल परसों में सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल वेव, एक केजरीवाल लहर फैल गई। अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। 14 घंटे तक सीबीआई के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े बड़े चेहरे कैमरे के सामने आए तो कथित शराब घोटाले की कहानी कम और 2024 की लड़ाई के ख्वाब आंखों में ज्यादा चमक रहे थे। आखिर दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर पड़े छापों की 2024 की जंग से क्या रिश्ता है? क्यों करप्शन के आरोपों को केजरीवाल की ढाल बनाकर सियासी लड़ाई जीतने का सपना देख रही है आम आदमी पार्टी? क्यों 2024 में मोदी के मुकाबले केजरीवाल की छवि को विस्तार देने की रणनीति बना रही है आम आदमी पार्टी? ये समझने से पहले जरा आम आदमी पार्टी के नीति नियंताओं की आकांक्षाओं की एक झलक देखिए। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। अरविंद केजरीवाल वेव, एक केजरीवाल लहर फैल गई और 135 करोड़ भारतवासियों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी की जगह बनती जा रही है। पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन। पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा और हम लड़ेंगे। अब ना तो आपसे केजरीवाल रुकने वाले हैं और ना ही आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी से सीधे तुलना हो रही है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को यह हक है कि वो दूसरे पार्टी को खुले में चुनौती दे, लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी को यह ख्याल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के छापे के बाद ही क्यों आया? मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ माना जाता है। मनीष सिसोदिया पर वो इतना विश्वास करते हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने के अलावा 18 विभागों की जिम्मेदारी दे रखी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने आसपास एक भी विभाग नहीं रखा है, यानी दिल्ली सरकार के ज्यादातर विभागों की नीतियां बनाने का काम मनीष सिसोदिया के कांधों पर है। ऐसे में मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापे पड़ना केजरीवाल के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। सिसोदिया के करीबी लोगों पर जब शराब व्यापारियों से कमीशन लेने का आरोप लगा है, जिसे लेकर सीबीआई अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा है। अरविंद केजरीवाल के लिए ये दोहरा झटका है, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। सीबीआई के छापों के बाद पिछले 24 घंटे में मनीष सिसोदिया 3 बार कैमरे के सामने आ चुके हैं। इस दौरान सफाई देते देते उन्होंने गिरफ्तारी की आशंका भी जता दी है। कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया।
इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। आप लोगों से मिला सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगा। कल पूरा दिन में कुछ बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच था, जिनको बुलाना, जिनके बीच रहना कोई पसंद नहीं करता है, बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो आप सबके बीच रहना है। ये इत्तेफाक नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने के बाद क्या मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी इस पूरे विवाद को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है? हमने आम आदमी पार्टी से पूछा कि आखिर 2024 में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी से इस पूरे विवाद का सीधा जुड़ाव क्या है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ इस बात को कहा जा रहा है कि अब अगर निपटना है तो अरविंद केजरीवाल से निपटो। अब टारगेट नंबर 1 प्रधानमंत्री जी के लिए अरविंद केजरीवाल है। और ये बात आप कहो या ना कहो, भारतीय जनता पार्टी कहे या ना कहे, लोगों के अंदर जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी के टारगेट नंबर 1 अरविंद केजरीवाल है। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे देश में जो लड़ाई है, ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगी। देश में केवल 4 लोग ऐसा बोल रहे हैं, या तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा या सौरभ भारद्वाज। 5वां कोई नहीं बोल रहा। तो किसी चैनल ने, किसी एजेंसी ने कोई सर्वे कराया है जहां पर ये आया है कि मनीष सिसोदिया ऐसा हो सकता है, तो हम माने। तो ये देश के नागरिक तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी। 4 लोग ये तय नहीं कर सकते। अब सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को क्यों लगता है कि 2024 में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर होने वाली है। इस पर आपको एक एक बारीकी समझाने से पहले शुक्रवार को दिया हुआ बयान सुनवाते हैं। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा। अरे 24 का 24 में देखेंगे, 2019 में भी देख लिया हमने, 2014 में भी देखा है। देश की जनता ने 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया। हमने कहा था सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी और सुशासन युक्त सरकार दी। केजरीवाल अब सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, देश की बात कर रहे हैं। लेकिन चंद महीने पहले वो जब भी उनसे विपक्ष के पीएम चेहरे पर सवाल पूछा जाता था तो वो हमेशा ही इनकार करते थे। मेरा कोई प्रधानमंत्री बनने का वो नहीं है, मेरा कोई ये सब मुझे समझ नहीं आता। मैं 10-12 साल पहले मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था मैं राजनीति में आऊँगा। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कोई पार्टी बनाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा। ये ऊपर वाले का कोई करिश्मा था, जनता का प्यार था कि आज ये जिम्मेदारी दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो जरूर करते हैं जिसके लिए वो मना करते हैं। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ऐसा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी जैसी विशालकाय पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जिस विशालकाय बहुमत से जीते हैं, उसे देखते हुए किसी भी पार्टी के लिए भी 2024 के चुनाव में उनको चुनौती देना किसी असंभव दिखने वाले चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए किसी को भी खारिज नहीं किया जा सकता, अरविंद केजरीवाल को भी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के दावों को गंभीरता से लेने के लिए उनकी राजनीतिक ताकत को देखना भी जरूरी है। आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रही है, लेकिन हालत यह है कि आज की तारीख में उनके पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। 2019 में भगवंत मान उनके एकमात्र लोकसभा सांसद थे, वो भी पंजाब में अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उपचुनाव में भगवंत मान की सीट पर आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा।
ऐसे में संसद में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ताकत को समझना जरूरी है। फिलहाल बीजेपी की लोकसभा में 303 सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 91 सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद हैं। पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा है और 10 सांसद हमारे राज्यसभा में हैं। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, 15 लाख आएगा, काला धन 2 गुना 3 गुना बढ़ गया स्विट्जरलैंड की बैंक में, वो सब खड़े होंगे और वो सब केजरीवाल जी के साथ आएंगे और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। संसद में भले ही आम आदमी पार्टी कमजोर है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो राज्यों में तेजी से पैर पसार रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है। आने वाले 1.5 वर्षों में जिन राज्यों में चुनाव है वहां पंख फैलाने की आम आदमी पार्टी की तैयारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके जरिए आम आदमी पार्टी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगी? देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का चुनावी प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के तौर पर 3 बार शपथ ले चुके हैं। विधानसभा चुनावों में दिल्ली में उनका एक तरफा राज रहा है। 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 8 सीटों पर जीत मिली थी। दिल्ली में केजरीवाल की आंधी थी। लेकिन जिस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 2020 में गद्दी पर बिठाया था, उसी जनता ने उससे ठीक 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी को एक तरफा जीत दिलाई थी। 2019 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में सभी पर बीजेपी की जीत हुई थी। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए भी आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। पंजाब में इसी साल यानी 2022 में आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। देश की राजनीति में केजरीवाल का कद और बढ़ गया। आम आदमी पार्टी देश की उन 3 पार्टियों में शामिल हो गई जिसकी देश के कम से कम 2 राज्यों में सरकारें हैं। पंजाब में 117 सीटों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 18 और बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 2 सीट मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों से लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन बिल्कुल फिसड्डी रहा था। 2019 के लोकसभा चुनावों में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के नतीजों को देखें तो कांग्रेस को 8, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को 2-2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। 2019 में भगवंत मान आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद चुने गए थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में मान अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस ट्रेंड से जाहिर होता है कि जनता लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरीके से वोट करती है। हमने आंकड़ों के जरिए भी देखा है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने कहीं नहीं ठहरती। बीजेपी और उसके सहयोगी दल देश के 18 राज्यों की 50% जनसंख्या पर राज करते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ 2 राज्यों के करीब 3.5% जनसंख्या पर सत्ता चलाते हैं। सवाल है कि ऐसे में केजरीवाल मोदी को कैसे चुनौती दे पाएंगे। देश में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली और पंजाब के बाद जिस राज्य में सीटों का जो राजनीतिक आधार बना है वो है गोवा। गोवा में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक चुने गए थे, लेकिन सरकार बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। गोवा में सरकार बीजेपी गठबंधन की है। अरविंद केजरीवाल इस साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करने में जुट गए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाना इतना आसान नहीं है। अगर थोड़ा बहुत लगा भी देते हैं तो इसका सीधे सीधे 2024 लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश पर भी आम आदमी पार्टी की नजर है। गुजरात और हिमाचल, फिलहाल इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है।
एक राज्य में हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त हो गई है और 2% 2 विधायक वहां भी जीत के आए हैं, 6% से ज्यादा वोट मिला है गोवा में। गुजरात और हिमाचल में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो गुजरात हो हिमाचल हो, वहां भी खाता नहीं खोल पाएंगे। और मैं कहता हूं शराब नीति में हिट विकेट हो गए हैं तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हो गए हैं। देश में किसी को भी सरकार बनानी है तो उसे यूपी जीतना पड़ेगा, ये एक अनकहा नियम है। खुद पीएम मोदी को यूपी से चुनाव लड़ना पड़ा और वर्तमान में वो वाराणसी से सांसद हैं। यूपी जीतने के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना पाई। ऐसे में सवाल ये कि बिना यूपी जीते केजरीवाल आखिर पीएम मोदी को चुनौती देंगे तो देंगे कैसे? 2014 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती दी थी। उनके साहस की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन जीत से वो काफी दूर थे। जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को यूपी में ऐतिहासिक जीत मिली और केंद्र में सरकार बनी। 2019 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही, जबकि आम आदमी पार्टी का यूपी में कोई जनाधार नहीं बना। न तो उनका यहां से कोई सांसद है और न ही कोई विधायक। ऐसे में 2024 में वो बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश में सीना ठोक ठोक के अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। खाता नहीं खुल पाया आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में वो कहते थे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, खाता नहीं खुल पाया। जमानतें जब्त होती चली गई आम आदमी पार्टी की। अभी तक के विश्लेषण से ये तो साफ है कि अकेले अपने दम पर आम आदमी पार्टी के लिए 2024 में बीजेपी को चुनौती देना मुश्किल है। लेकिन अगर सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाएं और अरविंद केजरीवाल को 2024 में विपक्ष का चेहरा बना दें, तो क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? लेकिन ऐसा होना भी संभव नहीं लगता, क्योंकि उनके सामने विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो अनुभव और समीकरणों के मामले में बहुत ऊपर हैं। जैसे राहुल गांधी, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। उनकी पार्टी पूरे देश में मौजूद है। ममता बनर्जी से अगर अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो ममता बनर्जी उन पर भारी पड़ती हैं, क्योंकि वो लगातार 3 बार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, 20 सालों तक सांसद रही हैं, केंद्र में रेलवे, एचआरडी और कोयला मंत्रालय संभाल चुकी हैं। विपक्ष के तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की चर्चा है। वो भी अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 17 सालों का मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है। उनकी छवि भी साफ सुथरी और सेकुलर नेता की है। वो भी केंद्र में 15 सालों तक सांसद रहे हैं, रेलवे और कृषि जैसे केंद्रीय मंत्रालय संभाल चुके हैं। तो मुकाबला बहुत मुश्किल और कठिन है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा? केवल 4 लोग ऐसा बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो 4 नेता हैं, केवल वो ऐसा बोल रहे हैं। देश की जनता ऐसा नहीं बोल रही है। तो अगर उनको कोई गलत फहमी है तो वो मेरे साथ में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले। हम हमारे सरकारी स्कूलों में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, जनता से पूछेंगे, वो ये तय करेगी कि क्या होगा। दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में आम आदमी पार्टी भले ही 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जमीन की पड़ताल करने पर अरविंद केजरीवाल के सपने फिलहाल हकीकत से काफी दूर लग रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।